Chapters 81 Rank 2 Initial Stage, 82 Start of the Year-End Examination, 83 Sweeping Strong Foes, Fang Zheng displays his skills, 84 Trample Ruthlessly. Chapter Start, Chapter 81, Rank 2 Initial Stage. कदमों की आवाज नजदीक आती गई और जल्द ही धलन के किनारे लगे गहरे हरे पेड़ों को जोर से अलग किया गया। एक लंबा आदमी आगे बढ़ा, फैंग युआन की नजरों में आ गया। उसके काले छोटे बाल हर एक बाल सीधा खड़ा था। उसके शरीर का ऊपरी हिस्सा नंगा था। उसका शरीर बड़ा और मोटा था। उसके पूरे जिस्म के मसल्स चमकीले लाल रंग के थे। वो लगभग 2 मीटर लंबा था और ठंडी पतझड़ में वो एक चलती फिरती भट्टी का एहसास दे रहा था। उसकी हर सांस आसपास के तापमान को बढ़ा सकती थी। उसकी कमर पर कई जंगली जानवरों की लाशें लटकी हुई थीं। वहां लोमड़ियां, जंगली खरगोश और मुर्गियां थीं। उस बूढ़े भेड़िए को भी नहीं भूलना चाहिए जो अभी अभी गया था। फैंग युआन को देखकर वो थोड़ा चौंका, लेकिन जल्दी से बड़े कदम उठाए और फैंग युआन के पास से गुजर गया। गु यू ची शान। उस लंबे आदमी की पीठ को जाते हुए देखकर फैंग युआन ने उसका नाम सोचा। वो ची गट फैक्शन का प्रतिनिधि था, जिसके पास रैंक 2 अपर स्टेज की कल्टिवेशन थी। उसके अनुभव फैंग युआन से भी मिलते जुलते थे। ये आदमी भी बहुत प्रतिभाशाली था। बचपन से ही उसके पास बहुत ज्यादा ताकत थी। 10 साल की उम्र में उसने गलती से एक पारिवारिक सेवक को मार दिया था और 12 साल की उम्र में वो एक भारी पत्थर की चक्की उठा सकता था और उसे एक फ्रिस्बी की तरह खेलता था। उस समय परिवार में सब उसके बारे में अच्छा सोचते थे कि वो एक ग्रेड है। लेकिन जागरण समारोह के दौरान उन्होंने टेस्ट किया कि उसका टैलेंट सिर्फ बी ग्रेड का था। उसका स्वभाव मूल रूप से जंगली और काबू न किए जाने वाला था। वो सबको नीची नजर से देखता था। लेकिन इस अनुभव के बाद वो जल्दी ही बदल गया और ज्यादा समझदार हो गया। बी ग्रेड टैलेंट होने के बावजूद वो अपने लेवल का टॉप स्टूडेंट था। 1 साल की पढ़ाई के बाद उसने एकेडमी से ग्रेजुएट किया और सबसे ऊपर पहुंचने के लिए लड़ाई की। सालों बाद वो पहले से हाई क्लैन के रैंक 2 गू मास्टर्स में एक एलिट बन चुका था। खुशी इंसान को जिंदगी का असली मतलब नहीं सिखा सकती, जबकि सिर्फ दर्द और तकलीफ ही सिखा सकती है। क्लैन में एक नौजवान 15 साल की उम्र में जागरण समारोह में हिस्सा लेता है और एकेडमी में दाखिल होता है। 16 साल की उम्र में वो एकेडमी से ग्रेजुएट होते हैं और 5 लोगों का ग्रुप बनाकर क्लैन के मिशन पूरे करते हैं, साथ ही परिवार की दौलत विरासत में पाते हैं। 16 साल से वो लड़ेंगे और मुकाबला करेंगे, जबकि लगातार अपनी कल्टिवेशन बढ़ाते रहेंगे। जैसे जैसे मिशन और खतरनाक होते जाएंगे, उनका दर्जा भी बढ़ेगा। कुछ मर जाते हैं और कुछ जिंदा रहते हैं। कुछ जख्मी हो जाते हैं और उनका कल्टिवेशन लेवल गिर जाता है। उसके बाद एक साधारण जिंदगी जीते हैं। कुछ इतनी मेहनत के बाद रैंक 3 गू मास्टर बन जाते हैं और क्लैन एल्डर तक पहुंच जाते हैं, उच्च अधिकारियों में से एक बन जाते हैं। फैंग युआन की नजर चमकी, बहुत सी चीजें सोचते हुए। एक गू मास्टर जितना ज्यादा कल्टिवेट करता है, उतना ही मुश्किल होता जाता है और आगे बढ़ना और भी कठिन हो जाता है। साथ ही खतरनाक और कठिन जीवन के माहौल के साथ जो रैंक 3 तक पहुंच सकते हैं वो बहुत कम होते हैं। वैसे अब लगभग सर्दियां आ गई हैं। इसका मतलब है कि मैंने एकेडमी में लगभग 1 साल बिता दिया है। हर साल 2 परीक्षाएं होती हैं। पहली मिड ईयर एग्जाम है, जिसका कंटेंट हर साल अलग होता है। दूसरी साल के अंत की परीक्षा है और इसका कंटेंट कभी नहीं बदलता। वो अरेना फाइट्स होती हैं। अरेना फाइट के बाद मैं अब हॉस्टल में नहीं रह सकूंगा और मुझे बाहर जाना होगा। बाहर जाना है, लेकिन रहना कहाँ है? फैंग युआन अपने चाचा चाची के साथ नहीं रह सकता था, जो कि वो चाहते थे। इस दुनिया में 16 का मतलब था वयस्क प्रजनन शुरू करने की उम्र। फैंग युआन के कई रहस्यों के साथ उस अकेले रहने की जरूरत थी। मेरे पिछले जीवन में एकेडमी छोड़ने के बाद मैं सिर्फ रैंक 1 मिडिल स्टेज पर था। इस बार स्थिति बहुत बेहतर है। मैं तब तक रैंक 1 पीक स्टेज पर होऊंगा। लेकिन सी ग्रेट टैलेंट के साथ यहां तक पहुंचना सच में एक उपलब्धि है। भले ही इसकी कीमत चुकानी पड़ी, मेरे बहुत सारे प्राइमीवल स्टोन्स खर्च हो गए। फैंग युआन की तेवरियां चढ़ गईं, उसके पास ज्यादा प्राइमीवल स्टोन्स नहीं बचे थे। अपने टैलेंट से सीमित होने के कारण उसने कल्टीवेशन के लिए जो प्राइमीवल स्टोन्स खर्च किए वो फैंग झेंग, ची चेंग या मो बेई से कहीं ज्यादा थे। उसने अकेले 6 गू वॉर्म्स पाले थे। इसके अलावा लिकर वर्म की रिफाइनमेंट, अपचर को पोषण देना, ताकत बढ़ाने के लिए व्हाइट बोर गू का इस्तेमाल करना, इन सब में प्राइमीवल एसेंस की जरूरत थी। प्राइमीवल एसेंस के खत्म हो जाने के बाद सी ग्रेड की रिकवरी स्पीड के साथ ये उसकी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती थी,
इसलिए उस सिर्फ प्राइमीवल स्टोन्स का इस्तेमाल करना पड़ा और अंदर की प्राकृतिक एसेंस को निकालकर भरपाई करनी पड़ी। खुशकिस्मती से उसके पास स्प्रिंग ऑटम सकाडा था और उसने अर्थ ट्रेजरी फ्लावर्स से गू भी हासिल किए थे, इसलिए गू वॉर्म्स को रिफाइन करने में उसके ज्यादा प्राइमीवल स्टोन्स खर्च नहीं हुए। इससे उस थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। लेकिन इसके बाद जब वो अकेडमी छोड़ेगा तो यूज एक घर किराए पर लेना होगा और कुछ आमदनी करनी होगी। पीक स्टेज के बाद रैंक 2 के लिए जोर लगाना था। इस प्रक्रिया में बहुत सारे प्राइमीवल स्टोन्स खर्च होंगे। रैंक 2 के बाद उस अभी भी गू वॉर्म्स को कंबाइन करना था और हर कॉम्बिनेशन का प्रयास एक भारी लागत थी। इन सभी काकों के साथ उस और भी साफ हो गया कि उसकी आर्थिक स्थिति अब उस सहारा नहीं दे सकती। इसके अलावा उस अभी भी अपने गू वॉर्म्स को खिलाना और कल्टिवेट करना जारी रखना था। अगर मिड ईयर एग्जाम ना होता जहां उसने जंगली सुअरों के दांतों का इस्तेमाल करके कुछ प्राइमीवल स्टोन्स बदले थे और दबाव कम किया था, तो वो अब तक जिंदा नहीं बच पाता। प्राइमीवल स्टोन्स। फ्लावर वाइन मोंक ने अपनी विरासत में कोई प्राइमीवल स्टोन्स नहीं दिए, कितने अफसोस की बात है। अपने क्लासमेट से वसूली करना अभी भी मेरी आमदनी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। लेकिन ग्रेजुएट होने के बाद अकेडमी का भट्टा बैंड हो जाएगा और मैं वसूली जारी नहीं रख सकता। लेकिन अगर मैं साल के अंत की परीक्षा में पहला स्थान हासिल कर लूं, तो मुझे इनाम के तौर पर 150 प्राइमीवल स्टोन्स मिल सकते हैं, फैंग युआन ने दिल ही दिल में सोचा। अगर वो पहला स्थान हासिल कर सका तो 150 प्राइमीवल स्टोन्स उसकी आर्थिक कठिनाई को कुछ समय के लिए कम कर देंगे। ... वक्त उड़ता जाता है, पतझड़ के पत्ते झड़ते हैं और सर्दियां आती हैं। अकेडमी के अरेना में 3 स्टेज पहले ही बन चुके थे। स्टेज के पास अरेना की बांस की दीवारों के नजदीक टेंट्स और लंबी मेजें और कुर्सियां थीं। अकेडमी एल्डर, क्लैन लीडर और कुछ अन्य क्लैन एल्डर्स टेंट के नीचे बैठे थे। आसमान में थोड़ी सी बर्फ थी। 57 स्टूडेंट्स अरेना पर सीधे खड़े थे। हर एक की नाक मौसम से लाल हो गई थी और हर सांस जो वो लेते थे उनकी नाक से भाप निकल रही थी। अकेडमी एल्डर ने जोर से कहा, पलक झपकते ही 1 साल बीत गया। इस साल के दौरान आपको अकेडमी में प्रशिक्षित किया गया और आपने एक गू मास्टर के गुणों को समझना शुरू कर दिया है। कल आपकी मेहनत के फलों को परखने के लिए साल के अंत की परीक्षा होगी। न सिर्फ क्लैन लीडर और क्लैन एल्डर्स खुद देखने आएंगे, बल्कि आपके परिवार के एल्डर्स और सीनियर्स भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले स्टूडेंट्स को अपनी छोटी टीम्स में शामिल करने के लिए आएंगे। आपका कल का प्रदर्शन काफी हद तक आपके भविष्य को प्रभावित करेगा। पहला स्थान पाने पर न सिर्फ 150 प्राइमीवल स्टोन्स मिलेंगे, बल्कि आपको गू वॉर्म्स चुनने में भी एक फायदा मिलेगा। ए फ्लैट, अपने एकेडमिक जीवन की आखिरी कल्टिवेशन जांच शुरू करो। ये कहकर अकेडमी एल्डर ने अपने पास खड़े एक गू मास्टर को सर हिलाकर इशारा किया। महिला गू मास्टर ने निर्देश प्राप्त किया और लिस्ट से नाम पुकारा, गू यू जिनजू। एक नौजवान लड़की घबराई हुई चेहरे के साथ गू मास्टर की तरफ चली। गू मास्टर ने अपना हाथ बढ़ाया, उस नौजवान लड़की के पेट को छुआ। उसने महसूस करने के लिए अपनी आंखें बैंड की, फिर अपनी आंखें खोली और घोषणा की, गू यू जिनजू, रैंक 1 मिडिल स्टेज। अगला, गू यू पेंग। एक के बाद एक नौजवान जांच के लिए ऊपर गए। फिर वो नीचे उतरे और ग्रुप में वापस आ गए। उनके चेहरे अलग अलग थे, कुछ खुश थे जबकि दूसरे परेशान थे। सबसे खराब नतीजा स्वाभाविक रूप से रैंक 1 इनिशियल स्टेज था, सभी द ग्रेट टैलेंट वाले थे। स्टूडेंट्स की एक बड़ी संख्या रैंक 1 मिडिल स्टेज पर थी और उनमें से कुछ हाई बी ग्रेड द ZYA ग्रेड्स। गू यू ची चेंग, अधे UMR की महिला गू मास्टर ने पुकारा। ग्रुप से सबसे छोटा गू यू ची चेंग अपनी छाती फुलाकर बाहर निकला। जांच के बाद महिला गू मास्टर ने अपनी एयर खोली, गू यू ची चेंग, रैंक 1 पीक स्टेज। ए फ्लैट तक ये पहला रैंक 1 पीक स्टेज गू मास्टर था। मौजूद क्लैन एल्डर्स ने अपने सिर घुमाए। कुछ एल्डर्स ने पहचान लिया, हल्के से कहा, ये चिलियन का पोटा है, बी ग्रेड टैलेंट है, कोई हैरत नहीं। टेंट के बाहर नौजवानों ने भी टिप्पणी की, ची चेंग रैंक 1 पीक स्टेज पर है, पता नहीं वो बे भी है या नहीं। आखिर वो दोनों प्रतिद्वंदी हैं। पीक स्टेज तक पहुंचना, वो सभी ए और बी ग्रेड्स हैं। हम सी और द ग्रेड्स को ऐसी कड़वाहट का सामना करना पड़ता है जिससे ईर्ष्या नहीं की जा सकती। HMPH। गू यू मो बे ने नाक से जोर से सांस छोड़ी। ची चेंग के घमंडी चेहरे को देखकर वो चिढ़ गया था। गू यू फैंग झेंग ने अपनी मुठियां भींच लिन, उसके होठ कासे हुए जैसे वो अपनी भावनाओं को दबा रहा हो। गू यू मोबी। जल्द ही, परीक्षक ने पुकारा। घोड़े जैसा चेहरा वाला मोबी जल्दी से बाहर निकला। गू यू मोबी, रैंक 1 पीक स्टेज। इस घोषणा के साथ
वो वापस चला गया और वापस आते वक्त गु यू चीचेंग को चुनौती भरी नजरों से देखा। परीक्षा जारी रही और आसमान में बर्फ कम हो गई जब तक कि वो गायब नहीं हो गई। ठंडी हवा काफी ताजगी भरी थी। गु यू फैंग युआन, अधे यूएमआर की महिला गु मास्टर ने पुकारा। फैंग युआन बिना किसी भाव के ऊपर चला गया। जल्द ही उसने अपनी आंखें खोली, फैंग युआन को हैरानी से देखते हुए फिर घोषणा की, गु यू फैंग युआन, रैंक 1 पीक स्टेज। रैंक 1 पीक स्टेज, क्या मैंने गलत सुना? फैंग युआन इस लेवल तक कल्टिवेट कर गया? नौजवान हैरान थे। आह, वो बस किस्मत वाला है, उसके पास लिकर वर्म है अपने अपच को पोषण देने के लिए। भले ही वो ए और बी ग्रेड्स के खिलाफ हो, अपने सी ग्रेड के साथ उस कोई नुकसान नहीं है। कुछ नौजवानों ने ईर्ष्या से कहा, खासकर अनसी ग्रेड टैलेंट्स ने। उन्होंने खुद को सांत्वना देने के लिए कड़वाहट से कहा, यह कोई बड़ी बात नहीं है। लिकर वर्म रैंक 2 प्राइमेवल एसेंस को रिफाइन नहीं कर सकता, फैंग युआन को अब ऐसा फायदा नहीं मिलेगा। भले ही वो पीक स्टेज पर हो, वो अभी भी एक सी ग्रेड है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मो बेई और ची चेंग ने फैंग युआन को घूरा, लेकिन जल्दी ही अपना ध्यान फैंग झेंग पर केंद्रित कर लिया, जो अभी भी अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। उनके दिलों में सिर्फ ग्रेट टैलेंट फैंग झेंगहाई एक प्रतिद्वंदी था। भाई, तुमने मुझे हैरान कर दिया, लेकिन अब से ध्यान से देखना। फैंग झेंग ने फैंग युआन को नीचे जाते हुए देखा, उसकी आंखें चमक उठी और एक उम्मीद भरा चेहरा दिखाया। गु यू फैंग झेंग, महिला गु मास्टर ने आखिरकार कहा। अ ग्रेट टैलेंट? क्लैन एल्डर्स ने अपना ध्यान फैंग झेंग पर केंद्रित किया। फैंग झेंग भीड़ से बाहर निकला, वो इन नजरों से आने वाले दबाव को महसूस कर सकता था, जिससे वो थोड़ा घबरा गया। लेकिन जब उसने क्लैन लीडर गु यू बो की मुस्कान देखी, तो उसके दिल का घबराहट पिघल गया। वो महिला गु मास्टर के सामने चला गया। उसने अपनी आंखें बैंड की और फिर अचानक अपनी आंखें खोली, हैरानी से कहा, गु यू फैंग झेंग, कल्टिवेशन लेवल, रैंक 2 इनिशियल स्टेज। बूम! नौजवानों में चर्चाओं की एक लहर दौड़ गई। क्या वो रैंक 2 तक पहुंच गया? जैसा कि ए ग्रेट टैलेंट जीनियस से उम्मीद थी। कमल है, उसने मोबी, ची चेंग और फैंग युआन को धूल कैटा दी। यह फैंग झेंग! एक पाल में मोबेई और ची चेंग ने फैंग झेंग को हैरानी से देखा। ही, असल में मेरे पिछले जीवन से भी ऊंचा। फैंग युआन की पलकें झुक गईं जब वो हंसा। यूज कोई हैरत नहीं हुई, और फैंग झेंग के चेहरे को पहले देखने के बाद वो नतीजे का अंदाजा लगा सकता था। आखिर ग्रेट टैलेंट है, हमारे क्लैन की उम्मीद। ये क्लैन लीडर के पोषण का श्रेय है। क्लैन एल्डर्स ने प्रशंसा की। एक पाल में फैंग झेंग सबकी नजरों का केंद्र बन गया। आधे साल पहले गु यूबो ने यूज एक जड़े स्किन गु दिया था और यूज रैंक 2 तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति बनने के लिए कहा था। उसने कर दिखाया। क्लैन लीडर, मैंने आपको निराश नहीं किया, मैंने कर दिखाया। ए फ्लैट से मैं और भी बहुत कुछ हासिल करूंगा, क्लैन एल्डर्स और आसपास के लोगों का अनुमोदन प्राप्त करूंगा। भाई, मैंने तुम्हें पीछे छोड़ दिया है, तुम अब मेरे दिल में वो साया नहीं हो। मेन, गु यू फैंग झेंग, अब वो पहले वाला नहीं हूं। फैंग झेंग दिल ही दिल में चिल्लाया, उसकी एडी एक खास चमक से चमक रही थी। ये चमक आत्मविश्वास कहलाती है। चैप्टर 82, साल के अंत की परीक्षा की शुरुआत। बर्फ के बाद सूरज चमक रहा था। गु मास्टर्स सुबह सुबह एकेडमी में दाखिल होने लगे। सालाना साल के अंत की परीक्षा फिर से शुरू हो गई है। ही, पता नहीं जो नज़ारा मैंने एक दशक से ज्यादा पहले देखा था जब मेन ग्रेजुएट हुआ था, वो फिर से देखने को मिलेगा या नहीं। एक आधे उम्र का गु मास्टर जिसके लंबे हरे बाल उसकी पीठ पर बिखरे हुए द अकेडमी के बाहर खड़ा, यादों में खोया हुआ था। लीडर, अंदर चलो, आपको यादों में खोना बहुत पसंद है। उसके पास खड़ी नौजवान महिला गु मास्टर के होठ खून जैसे लाल थे, उसके हाथ उसके पैंट की जेबों में थे। उसके मुंह में घास का एक तिनका था और उसने अपनी उंगली घुमाई। ही, याओ होंग, जल्दी मत करो, हमें अंदर जाना ही है। जबकि क्लैन लीडर ने पहले से ही इंतजाम कर दिया है, हमारे नए सदस्य बहुत पहले ही तय हो चुके हैं। हरे बालों वाले गु मास्टर ने हंसा। अ ग्रेट टैलेंट फैंग झेंग? महिला गु मास्टर गु यू याओ होंग ने अपने मुंह से टूट की आवाज निकली, नाखुशी से कहा, क्लैन लीडर का इरादा है कि हम उसकी देखभाल करें। लेकिन यह देखभाल का मिशन पूरा करना आसान नहीं है। हरे बालों वाले पुरुष गु मास्टर ने आ भरी, खैर, चलो अंदर चलते हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया, और भी गु मास्टर्स एकेडमी के दरवाजों से अंदर आए और अरेना में खड़े हो गए। ये पुरुष और महिला गु मास्टर्स थे। वहां नौजवान चेहरे, आधे उम्र के और बूढ़े लोग भी थे।
गू मास्टर्स ग्रेजुएट होने के बाद बाहर आते और क्लैन के मिशन पूरे करने के लिए छोटी छोटी टीम्स बने। अरेना में आए गू मास्टर्स सभी अपने ग्रुप्स के प्रतिनिधि दी स्टूडेंट्स के प्रदर्शन का आकलन करने और उन्हें अपनी टीम्स में शामिल करने के लिए। छोटे ग्रुप्स के लिए ये नया खून शामिल करना और अपने ग्रुप को बढ़ाना था। नए शामिल हुए सदस्यों के लिए पुराने सदस्यों के मार्गदर्शन और शिक्षण के तहत वो नए माहौल में तेजी से ढल सकते हैं और क्लैन के मिशन को ज्यादा प्रभावी ढंग से पूरा कर सकते हैं और कम मौतों का कारण बन सकते हैं। सूरज धीरे धीरे चढ़ा जब स्टूडेंट्स मैदान में उतरे। आज कितने सारे लोग हैं, नौजवानों ने कहा। जल्दी देखो, वो लॉर्ड किंग शू हैं। वो हमारे गू यू क्लैन के रैंक 2 में नंबर 1 व्यक्ति हैं और वो अपने शांत और मिलनसार स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। एक व्यक्ति ने हरे बालों वाले पुरुष गू मास्टर की तरफ इशारा करके चिल्लाया। ची शन सीनियर भी यहाँ हैं। वो मो परिवार की छोटी मिस मो यान हैं। किंग शू, ची शन और मो यान गू मास्टर्स के उभरते सितारे द सभी स्टूडेंट्स उन्हें जानते थे। उनकी टीम्स में जाना बहुत मुश्किल है। मैं सिर्फ द ग्रेट का हूं और मेरा वाइटल गू एक जेंटल सिल्क स्पाइडर है। मैं एक सपोर्ट स्टाफ बनने के लिए ही बना हूं। एक नौजवान ने भरी, फिर अपने दोस्त से पूछा, तुम्हारा क्या? ओ, मैंने रिश्तों से सब सेटल कर लिया है। मेरे चाचा के चचेरे भाई की बहन के गोद लिए बेटे के जरिए। ... जैसे स्टूडेंट्स गू मास्टर्स को देख रहे थे, किंग शू, ची शन और मो यान भी स्टूडेंट्स को देख रहे थे। ओ, यहाँ डू गू यू फैंग जेंग्स हैं। याओ होंग ने फैंग युआन और फैंग झेंग को देखा, अनजाने में चिल्लाते हुए। हरे बालों वाले पुरुष गू मास्टर गू यू किंग शू ने बेबस होकर भरी, क्या तुमने वो जानकारी देखी जो मैंने तुम्हें कल दी थी? फैंग झेंग का एक जुड़वा भाई है। वो दिखने में बहुत एक जैसे हैं, लेकिन उसका भाई सिर्फ सी ग्रेट टैलेंट का है। ओ, तो ये बात है। मुझे लगता है मैंने सुना है कि जो बचपन में कविताएं लिखता था वो फैंग युआन था। क्या हम यूज टीम में ले रहे हैं? याओ होंग ने अपने माथे पर अपनी हथेली मारी, जो भी उसके दिमाग में आया वो कह दिया। किंग माओ ने अपना सिर हिलाया। क्लैन लीडर ने खास तौर पर कहा है, उस शामिल मत करना। लगता है वो कुछ देखना चाहते हैं। वैसे भी भाइयों के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। अगर हम उस शामिल करना भी चाहें तो फैंग युआन शायद शामिल नहीं होगा। याओ होंग ने इस पर ज्यादा नहीं सोचा, बड़बड़ाते हुए, ग्रुप्स में हम सबसे ज्यादा माने जाने वाले नंबर 1 हैं। हमसे जुड़ना मतलब एक उज्जवल भविष्य। कोई भी स्टूडेंट इसमें रुचि लेगा। वो कैसे माना कर सकता है? किंग शू हल्के से हंसा। ये इसलिए क्योंकि तुम उस नहीं जानती। पहले वो जानकारी देखो जो मैंने तुम्हें भेजी है। इस समय क्लैन लीडर गू यू बो और प्रभुत्वशाली क्लैन एल्डर्स गू यू ची लियन और गू यू मो चैन अंदर आए, टेंट के नीचे अपनी सीटों पर बैठ गए। ना सिर्फ क्लैन लीडर बल्कि लॉर्ड ची लियन और लॉर्ड मो बेई भी इस साल शामिल हो रहे हैं। ये देखकर ना सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि गू मास्टर्स भी उत्साहित ये पिछले सालों में नहीं हुआ था। कोई अजीब बात नहीं, ची लियन और मो चेन के पोते सभी इस साल की क्लास में हैं। फैंग जेंग क्लैन लीडर का उत्तराधिकारी है, भविष्य की उम्मीद बाई निंग बिंग के खिलाफ जाने की। क्लैन लीडर को स्वाभाविक रूप से ध्यान से देखना होगा। लोगों के बीच बहुत चर्चाएं हो रही थीं। अच्छा प्रदर्शन करना छोटे भाई। मो यान ने लोगों के बीच मो बेई को देखा, दिल ही दिल में चुपके से प्रार्थना करते हुए। उसके ग्रुप में सबसे ज्यादा लोग ये सबसे बड़े पैमाने का था, इसलिए उसके आसपास गू मास्टर्स का एक झुंड था जो उसकी शान दिखा रहा था। उसकी सबसे कड़ी प्रतिद्वंदी के रूप में ची गुट से गू यू ची शन अकेला खड़ा था। उसका विशाल शरीर लोगों के समुद्र में एक विशाल लाल टावर की तरह आसानी से काम कर रहा था, बहुत अलग दिख रहा था। ची चेंग को देखने के बाद उसने अपनी नजर हटा ली। क्लैन लीडर के एक भाषण के साथ साल के अंत की परीक्षा शुरू हुई। 3 स्टेजेस पर एक साथ लड़ाइयां हुई। एक पाल में चिल्लाने की आवाजें, मूनब्लेड्स के उड़ने की आवाजें और मुक्के और लातों की आवाजें, साथ हाई स्टेजेस के नीचे गू मास्टर्स की चर्चाएं एक जोर के शोर में मिल गईं। इस साल के शारीरिक लड़ाई के कौशल ऊंचे हैं। जल्द ही याओ होंग ने फर्क देखा। ही, सब फैंग युआन का शुक्रिया। गू यू किंग शू हंसा। आपका क्या मतलब है? याओ होंग समझी नहीं। किंग शू ने यूं समझाया। याओ होंग सुनने के बाद हैरानी से चिल्ला उठी, फैंग युआन ये लड़का, वो सच में हिम्मती है, लगभग बेबाक होने की हद तक। ही, अपने ही भाई को सता रहा है। ये दिलचस्प है। उसने भीड़ से फैंग युआन और फैंग झेंग की तरफ देखा, दिल ही दिल में सोचते हुए, कौन बड़ा भाई है और कौन छोटा। अगला गू यू जिनजू वीएस गू यू मोबी। अरेना पर मेजबान गू मास्टर ने चिल्लाया। गू यू मो बेई ऊपर उछला और जिनजू एक गंभीर चेहरे के साथ स्टेज पर चली।
दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया और कुछ नहीं कहा, तुरंत लड़ने लगे। मूनब्लेड्स हवा में नाचने लगे। दोनों लगातार शूट करते रहे और साथ ही हिलते और बचते रहे। भले ही एक लड़की थी, जिनजू के पास अच्छे बुनियादी कौशल थे और वो कुछ देर के लिए मोबेई के साथ बराबरी से लड़ सकी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसकी सहनशक्ति कम पड़ने लगी और वो दबाव में आने लगी। आखिर में उसका शरीर पूरा पसीने से भरा हुआ था और कोई ऊर्जा नहीं बची थी। उसने हार मान ली। मोबेई पर तो कोई असर भी नहीं पड़ा था। एंड्योरेंस बढ़ाने वाला गुहा, शायद येलो कैमल लॉन्गहॉर्न बीटल गू। स्टेज के नीचे फैंग युआन ने देखा, जल्दी से मोबेई को समझते हुए। फैंग युआन के पास 6 गू वॉर्म्स थी, लेकिन वो एक अपवाद था। उसकी उम्र के लोगों में सभी के पास 1 या 2 गू वॉर्म्स थे। न सिर्फ गू वॉर्म्स को खिलाने के आर्थिक तनाव की वजह से, बल्कि इसलिए भी कि गू वर्म का इस्तेमाल अनुभव संचय करने के लिए निरंतर अभ्यास की मांग करता था। ज्यादा का लालच करना उल्टा पड़ सकता था। स्टूडेंट्स ने अभी अभी गू वॉर्म्स के साथ इंटरैक्ट करना शुरू किया था और अपनी कल्टिवेशन यात्रा की शुरुआत हाई की थी। 2 गू वॉर्म्स उनके लिए अभ्यास करने के लिए काफी थे। सिर्फ फैंग युआन जैसा अपवाद, जिसके पास अपने पिछले जीवन का समृद्ध अनुभव था, वो हर गू वर्म को आसानी से समझ सकता था और उनका बेहतरीन इस्तेमाल कर सकता था। परीक्षा जारी रही। कमीने, खरगोश की तरह कूद रहा है। दूसरे स्टेज पर एक नौजवान गुस्से से चिल्लाया, गू यू चीचेंग, तुम मर्द नहीं हो? क्या तुम मुझसे शारीरिक रूप से लड़ने की हिम्मत करते हो? TSK, सिर्फ एक बेवकूफी तुमसे नजदीकी लड़ाई करेगा। स्टेज पार, गू यू चीचेंग ने अपमान से हंसा। उसने स्कारलेट पिल क्रिकेट गू का इस्तेमाल किया और इधर उधर कूड़ा। उसका शरीर बहुत चुस्त था। उसके विपक्षी के पास सिर्फ एक फ्लावर बॉर गू था। भले ही वो अपनी ताकत को अस्थायी रूप से एक सुअर तक बढ़ा सकता था, ये बेकार था। ची चेंग उसके साथ हाथ पाई नहीं करेगा। आखिर में वो ची चेंग के एक मूनब्लेड से टकराया और बहुत खून खो दिया, लड़ाई से रिटायर हो गया। स्टेज के नीचे हीलिंग गू मास्टर्स जल्दी से ऊपर आए और उसकी चोटों का इलाज किया। जैसे जैसे समय बीतता गया और भी स्टूडेंट्स बेरहमी से बाहर हो गए और बहुत से नौजवानों ने भी अपनी काबिलियत दिखानी शुरू कर दी। ची चेंग, मोबी, फैंग युआन, फैंग जेंग। दोपहर तक डी ग्रेड के टैलेंट सभी बाहर हो गए थे। उनके पास सीमित टैलेंट था और सभी ने उत्पादन या परिवहन के लिए सपोर्ट टाइप गू वॉर्म्स चुने थे, जो उनके जीवन के अनुकूल थे। इसलिए लड़ाइयों में उन्हें कम मदद मिलती थी। छोटी जूनियर बहन, तुम्हारा वाइटल गू एक लाइफ ब्रेथ ग्रास है ना? मेरे ग्रुप को एक हीलर गू मास्टर की जरूरत है। सीनियर, मैं आपके ग्रुप में शामिल होना चाहती हूं। मेरा वाइटल गू एक मूनलाइट गू है। सॉरी, हमें अटैक टाइप गू मास्टर की कमी नहीं है। ... छोटे ग्रुप्स ने जल्दी से नए लोगों को भर्ती किया और स्टूडेंट्स ने भी अपने पसंद के ग्रुप्स चुने। स्टेज पर लड़ाइयों में ज्यादा कुछ देखने लायक नहीं था और कुछ राउंड्स के बाद ज्यादा हाइलाइट्स नहीं थे। ये बोरिंग भी था। ये इसलिए था क्योंकि ज्यादातर लोगों ने मूनलाइट गू चुना था और ज्यादातर लोगों के लिए लड़ाई मूनब्लेड शूट करने से शुरू होती थी। जिसने पहले अपनी प्राइमेवल एसेंस खर्च कर दी, वो हार जाता। अगर दोनों तरफ के पास प्राइमेवल एसेंस नहीं बचता तो वो मुक्के और लातों से लड़ते। अंत में एक गिर जाता। चाहे स्टूडेंट्स हों, गू मास्टर्स या क्लैन एल्डर्स, वो देखते देखते बोर हो गए और कुछ को नींद आने वाली थी। शाम तक स्टेज पर 10 से भी कम स्टूडेंट्स बचे थे। आखिरकार खत्म हो रहा है। कुछ गू मास्टर्स ने अपनी हिम्मत जुटाई, नींद को झटकते हुए। इस पाल गू मास्टर ने चिल्लाया, अगला राउंड, गू यू फैंग जेंग vs गू यू मोबी। चैप्टर 83, मजबूत दुश्मनों को साफ करते हुए फैंग झेंग ने अपनी काबिलियत दिखाई। फैंग झेंग और मोबी दोनों स्टेज पर चढ़े। फैंग झेंग, ये मत सोचना कि मैं हार जाऊंगा क्योंकि तुम्हारे पास रैंक 2 कल्टिवेशन है। आज मैं एक ऊंचे रेल्म को चुनौती दूंगा और हराऊंगा। मोबेई ने अपने दांत पीसे, उसका चेहरा गंभीर था, दिल ही दिल में खुद को हिम्मत दे रहा था। रैंक 2 फैंग झेंग के खिलाफ उस सच में एक मजबूत दबाव महसूस हो रहा था। आ जाओ, फैंग झेंग दहाड़ा, तेजी से आगे बढ़ते हुए। मोबेई का दिल उछाल पड़ा। यह फैंग झेंग प्लान के मुताबिक काम नहीं कर रहा था। आमतौर पर वो पहले मूनब्लेड शूट करते, फिर हाथ पाई का इस्तेमाल करते, लेकिन इस बार वो तुरंत आगे बढ़ गया और शारीरिक रूप से लड़ना चाहता है। क्या उस डर नहीं है कि मुक्के और लातों के बीच मेरे मूनब्लेड से जख्मी हो जाएगा? मोबेई परेशान था। स्वाभाविक रूप से फैंग झेंग की सुरक्षा की चिंता नहीं थी, लेकिन वो जानता था कि अगर वो नजदीकी लड़ाई में शामिल हुए, इतनी कम दूरी पर अगर फैंग झेंग ने एक मूनब्लेड शूट किया तो उससे बचना नामुमकिन था।
मो बेई ने जल्दी से एक कदम पीछे लिया, कुछ दूरी बनाने की कोशिश करते हुए। साथ ही उसने अपनी कलाई के एक झटके से एक मून ब्लेड शूट किया। फैंग झेंग पर कोई असर नहीं हुआ, उसने एक कलाबाजी खाई और मून ब्लेड से बच गया, अपना पीछा जारी रखते हुए। साथ ही उसके हाथ में चंद्रमा की ऊर्जा का एक गोला जमा हो गया। मो बेई ने उसके हाथों में चंद्रमा की रोशनी देखी जो अभी तक फायर नहीं हुई थी और उसके दिल में तनाव महसूस हुआ, जल्दी से पीछे कदम बढ़ाते हुए। भले ही उसने नजदीकी लड़ाई में कड़ी मेहनत की थी और अपने मूनब्लेड को भी ट्रेन किया था, वो अभी भी फैंग झेंग से कम था जिसे क्लैन लीडर ने खुद पाला था। मो भी इस तरह की लड़ाई के लिए अनुकूल नहीं था और जल्दी ही नुकसान में आ गया। इस तरफ दिलचस्प है, इस अरेना पर लड़ाई ने बहुत ध्यान खींचा। वो सच में इतनी नजदीकी से लड़ रहे हैं, इस फैंग झेंग में हिम्मत है। याओ होंग अब पहचान सकती थी कि कौन फैंग युआन है और कौन फैंग झेंग। फैंग युआन का चेहरा ठंडा था और उससे परिपक्वता की एक ऑरा निकल रही थी, जबकि फैंग झेंग लोहे जैसी इच्छा शक्ति वाला था, एक सूरज जैसी ऑरा बिखेरता हुआ। ये जरूर क्लैन लीडर की शिक्षा है। आमतौर पर जब स्टूडेंट्स लड़ते हैं तो वो 10 मीटर दूर होते हैं। इस दूरी से आगे मूनब्लेड डिसिपेट हो जाता है। अगर वो इससे नजदीक लड़ते तो स्टूडेंट्स समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाते। गु यू किंगशू की नजर चमकी, फैंग झेंग की लड़ाई की दूरी अब 6 मीटर तक सिमट गई है, लेकिन मूनब्लेड से बचने की उसकी क्षमता कुशल है। ऐसा लगता है कि ना सिर्फ क्लैन लीडर फैंग झेंग की मदद कर रहे हैं, बल्कि फैंग झेंग ने भी कुछ कड़ी मेहनत की है और बहुत कष्ट झेले हैं। छोटे भाई मो यान ने मो बेई को फैंग झेंग द्वारा कोने में धकेलते हुए देखा, उसके चेहरे पर चिंता और घबराहट थी। वो सच में अंदर जाकर मदद करना चाहती थी, फैंग झेंग को एक अच्छी मार देना चाहती थी। ची शन लेकिन भावहीन था, सिर्फ देख रहा था और कुछ नहीं बोल रहा था। फैंग झेंग के मो बेई के नजदीक आने और दूरी को 6 मीटर तक कम करने के बाद वो और नजदीक नहीं गया, बल्कि मूनलाइट गू का इस्तेमाल करके एक फायरिंग कॉन्टेस्ट में उतर गया। मो बेई ने बेहतर करने की पूरी कोशिश की। उसके कार्य भी तरतीबदा और कई बार वो मूनब्लेड से लगभग टकरा गया, लगातार खतरे में था। फैंग झेंग दूसरी तरफ पहले से ही अपना जीतने का फॉर्मूला बना चुका था। भले ही वो समय पर बच ना पाए, उसके पास अभी भी जड़े स्किनगू था और जब तक वो जड़े हरे चमक का समय पर इस्तेमाल करता, वो मूनब्लेड को रोक पाता। ये देखकर कि कैसे मो बेई उसके द्वारा बेबस होकर पीटा जा रहा था, फैंग झेंग के विचार अतीत के एक समय में चले गए। चांदनी के नीचे क्लैन लीडर ने यूज बचने की हरकतें कदम ब कदम सिखाई थीं, बिना कुछ छिपाए उस अपना सारा अनुभव दे दिया था। क्लैन लीडर, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। फैंग झेंग की उम्मीद से चमक रही थीं, वो लड़ते लड़ते और भी बहादुर हो रहा था। फैंग झेंग, तुम्हारे पास टैलेंट और सहनशक्ति दोनों है, तुम लगन से प्रशिक्षण कर रहे हो। ये नतीजा तुम्हारे खून और पसीने का है। ये तुम्हारी मेहनत का फल है, ऐसे ही लगे रहो, फैंग झेंग। इस ऑरा का इस्तेमाल करके जाओ और अपनी शान दिखाओ। टेंट के नीचे क्लैन लीडर अंदर ही अंदर उत्साह से झूम रहे थे। भले हाई वो चुपचाप लड़ाई देख रहे थे, उनके होने पर एक मुस्कान थी। भले हाई मो बेई ने जोर से संघर्ष किया, दृढ़ता से विरोध किया, लेकिन 15 मिनट के बाद उसका पूरा शरीर घावों से भरा हुआ था, खून बह रहा था और उसकी कमीज को लाल रंग रहा था। मेजबान गू मास्टर ऐसा नजारा देखकर घोषणा की, जीत गू यू फैंग झेंग की होती है। मैं अभी हारा नहीं हूं, मो भी जोर से चिल्लाया। उसका पूरा खून से सना शरीर हवा में डगमगा रहा था। लेकिन अंत में संघर्ष करने के बाद यूज हीलिंग गू मास्टर्स द्वारा इलाज के लिए मजबूर किया गया। ऐसी तीव्रता की लड़ाई पहले हाई ग्रेजुएटिंग स्टैंडर्ड से परे है। एक ग्रेट टैलेंट, आखिरकार एक प्रतिभा है। मैंने सुना है यूज क्लैन लीडर से व्यक्तिगत मार्गदर्शन मिला है, क्या वो कमाल का नहीं हो सकता? ऐसा नतीजा देखकर स्टेज के नीचे गू मास्टर्स ने अनंत प्रशंसा की। गु यू फैंग झेंग हंफते हुए स्टेज से नीचे उतरा। 3 गु मास्टर्स उसके पास आए और उस ठीक किया, साथ हाई यूज मुफ्त प्राइमेवल स्टोन्स भी दिए ताकि वो जल्दी से अपनी प्राइमेवल एसेंस को रिकवर कर सके। कुछ देर आराम करने के बाद वो अपने पीक कंडीशन में वापस आ गया और फिर से स्टेज पर चढ़ गया। इस बार वो गु यू ची चेंग के खिलाफ था। ची चेंग ने फैंग झेंग को देखा, सूखी हंसी हंसते हुए, बहुत अच्छा। फैंग झेंग, तुमने यूएस बदमाश मो बेई को हराया। अगर मैं अब तुम्हें हरा दूं, तो ये एक तीर से 2 निशाने लगाने जैसा होगा। वो बहुत आत्मविश्वासी लग रहा था। फैंग झेंग के होठ कासे रहे, उसने कुछ नहीं कहा लेकिन उसकी तरफ दौड़ पड़ा। ड्रैगन पिल क्रिकेट गू। ची चेंग का विचार चमका और तुरंत उसके दोनों पैरों से एक नारंगी लाल रंग की चमक निकली। वो हल्के से उछला और तुरंत 10 मीटर दूर चला गया।
जो दूरी फैंग झेंग ने अभी अभी कम की थी वो तुरंत लंबी हो गई। ही। ची चेंग घमंडी हो गया और हंसा, फैंग झेंग, तुम्हारे पास स्पीड बढ़ाने वाला कोई गू नहीं है और अपने दो पैरों से तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। भले ही ये स्टेज बड़ा नहीं है, मेरे लिए चकमा देने के लिए काफी है। तुम्हारी तकनीक मोबेई पर काम कर गई होगी, लेकिन मेरे खिलाफ ये बेकार है। ऐसा है क्या? फैंग झेंग ने अपनी हरकत रोकी और वहीं खड़ा हो गया, ची चेंग को घूरते हुए। वो मुस्कुराया, उसकी ईड़ी में लोहे जैसी इच्छा शक्ति दिखाई दे रही थी, जोर से चिल्लाते हुए, ऐसे ही बचते रहो, लेकिन हर बार जब तुम ड्रैगन पिल क्रिकेट गू का इस्तेमाल करोगे, तुम्हें एक निश्चित मात्रा में प्राइमेवल एसेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा। तुम्हारे पास सिर्फ रैंक 1 पीक स्टेज का हरे तांबे का प्राइमेवल एसेंस है, लेकिन मैं पहले से हाई रैंक 2 लाल स्टील प्राइमेवल एसेंस पर हूं, तुम्हारी सहन शक्ति से 3 गुना ज्यादा। तुम्हारा टैलेंट भी मुझसे कम है। अंत में तुम्हारी प्राइमेवल एसेंस खत्म हो जाएगी और हारने वाला तुम ही होगे। तुम। ची चेंग हैरान था, उसने सिर्फ अपना फायदा देखा था लेकिन अपनी कमजोरी पर ध्यान नहीं दिया था। अभी वो फैंग झेंग से सहमत हुए बिना नहीं रह सका और उसकी लड़ाई की भावना कम हो गई। क्या फैंग झेंग रैंक 2 है? आसपास के गू मास्टर्स ने हैरान होकर सांस ली। परीक्षा के नतीजे सिर्फ एक दिन पहले हाई माइल द, इसलिए वो सिर्फ कुछ लोगों के बीच हाई फैले द, इसलिए ज्यादातर भीड़ को इसके बारे में अभी तक पता नहीं था। बेशक एक ग्रेट टैलेंट, कमाल है, यह फैंग झेंग सच में हमारे क्लैन का उभरता सितारा हो सकता है। बाई क्लैन के पास वो बाई निंग बिंग है, वो सच में बहुत शक्तिशाली है। अगर फैंग झेंग बड़ा हो सका तो वो शायद बाई निंग बिंग का सामना कर सकेगा। ये लड़का दिलचस्प है। एकेडमी में रैंक 2 तक पहुंचना और इतने मजबूत बुनियादी कौशल के साथ, ये एक बहुत ही असाधारण नजारा है। कोई हैरत नहीं कि क्लैन लीडर ने यूएस पर इतनी मेहनत की, याओ होंग ने बड़बड़ाया। किंग शू ने जवाब दिया, क्लैन लीडर का मार्गदर्शन सिर्फ एक हिस्सा है, इस लड़के को कम मत समझना। जब से वो इस असैसिनेशन की घटना से बचा है, वो बहुत मेहनती हो गया है, अपनी सीमाओं तक कल्टिवेट कर रहा है, वो एक अच्छा पौधा है, टैलेंट और मेहनत दोनों के साथ। अगर वो बड़ा हो सका, मुझे लगता है मेरा बोझ बढ़ रहा है। ही, क्लैन लीडर गू यू बो हल्के से हंसे। ची चेंग की कमजोर प्रकृति का विश्लेषण उन्होंने फैंग झेंग के लिए किया था। फ्लैट जब उन्होंने फैंग झेंग को इसका फायदा उठाते हुए देखा, तो गू यू बो बहुत खुश थे। लगता है फैंग झेंग इस साल का नंबर 1 है। क्लैन लीडर के पास, गू यू मो चेन ने कहा। गू यू चिलियान ने नाक से जोर से सांस छोड़ी, नजारे को घूरते हुए। वो स्वाभाविक रूप से चाहते थे कि उनका पोता जीते और फैंग झेंग को हराए, इस तरह वो ची गुट के लिए सम्मान जीतेगा। लेकिन चीजें उनकी इच्छा के अनुसार नहीं चलती हैं, और स्टेज पर डेमोरलाइज होने के बाद ची चेंग फैंग झेंग के खिलाफ अपनी 100% क्षमता नहीं दिखा सका और लगातार गलतियां की। आखिर में ची चेंग एक घातक गलती में पकड़ा गया और स्टेज से नीचे फेंक दिया गया। गू यू फैंग झेंग जीत गया, गू मास्टर ने घोषणा की। गू यू चिलियान का चेहरा काला था। एक पाल में फैंग झेंग मशहूर हो गया, क्लैन के लोगों का सारा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। फैंग झेंग ने मो बेई और ची चेंग को एक साथ अकाल और हिम्मत से हराया। लगता है वो इस साल पहले स्थान पर है, कुछ लोगों ने प्रशंसा की। सही बात है, मैं भी उसके बारे में अच्छा सोचता हूं। अफसोस की बात है कि वो हमारे ग्रुप में शामिल नहीं हो सकता। जैसे ग्रुप स्टूडेंट्स को चुनते हैं, स्टूडेंट्स भी ग्रुप्स को चुनते हैं। फैंग झेंग जैसा एक बीज स्टूडेंट पहले से हाई बुक हो चुका था। फैंग झेंग क्लैन लीडर का गुट है, जबकि मोबी, ची चेंग मो गट, ची गुट के भविष्य के नेता ही। इस तरह ऐसा लगता है कि गू यू क्लैन पर क्लैन लीडर के गुट का भारी प्रभुत्व होगा, डू क्लैन एल्डर्स को दबाते हुए। कुछ लोग और भी आगे देख सकते थे। दूसरे डू स्टेजेस पर लड़ाइयां जारी थीं। फैंग झेंग बहुत पहले हाई स्टेज से नीचे उतर चुका था। लोगों की प्रशंसा सुनकर उसका दिल दहाड़ रहा था जब उस लगा कि उसका पुनर्जन्म हुआ है। अलग, ये पहले से बहुत अलग था। उसका दिल पहचान के उत्साह, सराहे जाने की उम्मीद और प्रशंसा की खुशी से भरा हुआ था। सर्दी की हवा का एक झोंका चला और भले हाई यूज ठंडी हवा महसूस हुई, फैंग झेंग को सिर्फ गर्मी के दिन जैसी गर्माहट का एहसास हो रहा था। आखिरी मैच, गू यू फैंग झेंग वीएस गू यू फैंग युआन। थोड़ी देर बाद एक घोषणा करने वाले ने चिल्लाया, चैप्टर 84, बेरहमी से कुचल दो। आखिरी लड़ाई, गू यू फैंग झेंग वीएस गू यू फैंग युआन। ओ, दिलचस्प। ये सोचना कि अंत में ये भाइयों के बीच की लड़ाई है। फैंग झेंग, ये देखकर क्लैन लीडर की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। तुम्हारे दिल में सबसे बड़ी रुकावट तुम्हारा भाई फैंग युआन है। जाओ और उस हरो,
तुम्हारे पास लाल स्टील प्राइमीवल एसेंस है और जड़े स्किन गू भी। हमला और रक्षा दोनों के साथ तुम्हारे पास सबसे बड़ा फायदा है। अपने रास्ते की इस रुकावट को तोड़ दो और तुम्हारा पुनर्जन्म होगा। आखिरी मैच आखिरकार शुरू हुआ। दोनों भाई एक ही अरेना पर खड़े एक दूसरे को घूर रहे थे। सूरज की आखिरी बची हुई किरणें खून जैसी थीं। सूर्यास्त की रोशनी अरेना के लिए एक शाही कालीन जैसी थी। दो बहुत ही एक जैसे चेहरे। छोटे भाई की लड़ाई की आग जल रही थी, जबकि बड़े भाई की निगाहें पाताल जितनी गहरी थीं। भाई फैंग झेंग की मुठ्ठियां कसीन हुई थीं जब उसने फैंग युआन को घूरते हुए एक मजबूत आवाज में कहा, हार मान लो। मैं पहले से हाई रैंक 2 हूं और मेरे पास 80% से ज्यादा लाल स्टील प्राइमीवल एसेंस है। तुम्हारा हरे कांसे का प्राइमीवल एसेंस सिर्फ 44% है। तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। फैंग युआन ने हल्के से अपने भाई को देखा, तुम मेरे प्राइमीवल एसेंस के बारे में जरूर साफ हो, लेकिन बेहतर है कि तुम फालतू बकवास ना करो। अगर प्राइमीवल एसेंस हाई जीत का फैसला कर सकती है तो लड़ने का क्या मतलब? फैंग जेंग हैरान रह गया, लेकिन जल्दी उसने अपनी हिम्मत जुटाई और उसकी एड़ी में जोश जलते हुए दिखाई दे रहा था। सच तो यह है कि उसके दिल के सबसे गहरे हिस्से में वो भी नहीं चाहता था कि फैंग युआन हार मान ले। लेकिन फैंग युआन आखिर उसका बड़ा भाई था, इसलिए उनके रिश्ते को देखते हुए ये कहना पड़ा। अगर नहीं तो ये बहुत क्रूर होता। जबकि बड़े भाई इतने दृढ़ हैं तो मेरे पास हमला करने के अलावा कोई चारा नहीं है। उसने अपना वाक्य पूरा करने से पहले ही फैंग जेंग फैंग युआन की तरफ दौड़ पड़ा। फिर से ये स्टेज के नीचे मो भी इस दृश्य को देखकर अपने दांत पीस रहा था। उसने वापस जाकर खुद को कड़ी ट्रेनिंग देने और इस अपमान को 10 गुना वापस करने का मन बना लिया। फैंग युआन तो गया, उसके पास मेरा ड्रैगन पिल क्रिकेट गू नहीं है। ची चेंग ने अपने हाथ बांधे और मुस्कुराया, फैंग युआन की परेशानियों का मजा लेते हुए। फैंग जेंग तेजी से दौड़ा और तुरंत दूरी कम कर दी। उसके हाथ में चंद्रमा की रोशनी का एक गोला था। फैंग युआन का चेहरा पत्थर जैसा था। दौड़ते हुए फैंग जेंग को देखते हुए उसमें कोई बदलाव नहीं था। उसने एक भी कदम पीछे नहीं हटाया, लेकिन नीले रंग की चंद्रमा की रोशनी भी उसके दाहिने हाथ में जमा हो गई। अचानक फैंग युआन ने जमीन पर पैर पटक कर एक मजबूत कदम उठाया और पीछे हटने के बजाय फैंग झेंग की तरफ बढ़ गया। फैंग झेंग को फैंग युआन की इस हरकत की उम्मीद नहीं थी। वो अंदर से घबरा गया और जल्दी से एक मून ब्लेड फायर किया। फैंग युआन तेजी से दौड़ा और अपना शरीर घुमाया। मून ब्लेड से बाल बाल बच गया। उसका चेहरा ठंडा था, बिना किसी चिल्लाने या आक्रामकता के, लेकिन उसकी खामोशी में एक बिल्कुल बर्फीली ठंडक की औरा निकल रही थी। फैंग जेंग अनजाने में कुछ कदम पीछे हट गया। उसकी सीमा 6 मीटर थी, लेकिन अब फैंग युआन उससे 5 मीटर दूर था। इस बार उसी दूरी बढ़ाने की कोशिश करनी थी। धक धक धक। फैंग जेंग पीछे हटते हुए अपनी दाहिनी कलाई कई बार झटकी। मून ब्लेड्स उड़ाकर फैंग युआन को पीछे धकेलने की कोशिश की। फैंग युआन ने तरल कदम उठाए जो एक के बाद एक थे। उसका शरीर बेहद चुस्त था। वो तेजी से हिला और हर बार वो बिना किसी गलती के मून ब्लेड से बचने में कामयाब रहा। ये फैंग युआन और भी हिम्मती है, याओ होंग चिल्लाए। ऐसी लड़ाई, उन्होंने पहले ही मौत को नजरअंदाज कर दिया है, किंग शू ने भी कहा। एक और लड़ाई का दीवाना। मो यान ने अपने दांत पीसे दूर खड़े ची शन पर एक नजर डाली। ची शन भावहीन था, लेकिन उसकी आंखें कभी कभी चमक जाती थीं। दर्शकों का शोर रुक गया, वो सब स्टेज पर लड़ाई में खो गए थे। मून ब्लेड्स और फैंग युआन एक दूसरे के पास से गुजरे। समय समय पर एक नीली रोशनी फैंग युआन के चेहरे पर पड़ती। उसका ठंडा चेहरा बिना किसी बदलाव के वैसा ही रहा और हर बार वो मौत से बाल बाल बचा, अपनी अत्यधिक लड़ाई की प्रतिभा दिखाते हुए। क्लैन लीडर और क्लैन एल्डर्स सभी ने एक गंभीर चेहरा बनाया। ची चेंग और मो बेई अपने मुंह खोले घूर रहे थे, फैंग युआन को हर एक मून ब्लेड से एक असंभव तरीके से बचते हुए देखकर। उसने ये कैसे किया? कई स्टूडेंट्स के सिरों पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह था। HMPH, फैंग युआन जिसके पास 500 साल का लड़ाई का अनुभव था, उसकी तुलना फैंग झेंग से कैसे हो सकती है जिसे एक रैंक 4 गू मास्टर ने सिर्फ 1 साल तक सिखाया था? फैंग युआन की नजरों में फैंग झेंग एक साफ नदी की तरह पतला था। चाहे नदी कैसे भी बहे या पहाड़ी चट्टानों के बीच अपना रास्ता बदले, वो साफ साफ नदी के तले तक देख सकता था। मून ब्लेड का हर हमला तुरंत नहीं था, उसे एक प्रक्रिया की जरूरत थी। फैंग झेंग को अपनी कलाई झटकनी थी और वो सबसे बड़ा पूर्व संकेत था। फैंग युआन की नजरों में फैंग झेंग के कंधे की हरकत, उसकी कलाई की हरकत, हर कदम जो वो उठाता था, बहुत सारी जानकारी प्रदान करता था। फैंग झेंग का हर हमला
बचाव और चकमा फैंग युआन द्वारा आसानी से देख लिया जाता था। यहाँ तक कि फैंग झेंग के दिमाग में क्या चल रहा है फैंग युआन कुछ हद तक अंदाजा लगा सकता था। फैंग झेंग का दिमाग इस समय बिल्कुल चकराया हुआ था। फैंग युआन 10 साल से ज्यादा समय से उसके दिल में रुकावट था। वो साया तेजी से अंधेरे में फैल रहा था, यूज पाताल में खींच रहा था। घबराहट की भावना ने यूज जेड स्किनगू का इस्तेमाल करना भुला दिया। फैंग युआन के मजबूत दृष्टिकोण ने यूज घबरा दिया और वो अपनी लय को वापस नहीं पा सका, इसलिए उस सोचने का समय नहीं मिला। ये अनुभव का अंतर था, ये अंदर की जानकारी का अंतर था। फैंग युआन के नजरिए में उसकी अंदर की जानकारी स्प्रिंग ऑटम सकाडा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण थी। ये उसकी सबसे बड़ी निर्भरता थी। वो क्लैन लीडर, परिवार, दोस्तों या गू वॉर्म्स पर निर्भर न रहने में सक्षम था। उसने हमेशा और सिर्फ खुद पर ही भरोसा किया था। इस दुनिया में सिर्फ तुम खुद ही सबसे ज्यादा भरोसेमंद हो। वो टीममेट्स और लड़ाई के साथी, वो सिर्फ कमजोरों के मुखौटे दूसरों से मदद की उम्मीद करने का बहाना। वो आखिरकार फैंग झेंग के पास पहुंच गया। बम! फैंग युआन का मुक्का एक छुपे हुए एंगल से निकला, सीधा फैंग झेंग के पेट में जा लगा। फैंग झेंग का शरीर मुड़ गया जब मुक्के की ताकत ने उस लगभग उल्टी करने पर मजबूर कर दिया। उसने जल्दी से अपने हाथों से अपने सिर की रक्षा की और एक बड़ा कदम पीछे लिया। जरूरी पाल में इसने उसके मजबूत बुनियादी कौशल को दिखाया। वो कहाँ है? फैंग झेंग की एड़ चौड़ी हो गई। अपने हाथों के बीच की दरार से इधर उधर देखते हुए फैंग युआन का स्थान ढूंढने की कोशिश कर रहा था। पीछे। इस विचार के साथ फैंग झेंग ने अपनी कमर पर एक मजबूत ताकत महसूस की। उसने अपना संतुलन खो दिया और जमीन पर गिर गया। लेकिन फैंग झेंग ने कड़ी ट्रेनिंग ली थी। इस हरकत के साथ वो जमीन पर पलट गया और साथ ही अपने हाथ से एक मून ब्लेड अपनी पीठ की तरफ शूट किया। यह हरकत क्लैन लीडर द्वारा सिखाया गया लड़ाई का अनुभव था। अगर ये एक साधारण व्यक्ति होता तो वो शायद फैंग झेंग के पीछे ही रहता। अगर वो समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाते तो उन्हें मून ब्लेड लग जाता। भले हाई मून ब्लेड ना लगता, उन्हें पीछे धकेल दिया जाता। लेकिन फैंग युआन कौन था? अनुभव के मामले में गू यूबो भी उससे मुकाबला नहीं कर सकते थे। फैंग युआन स्थिरता से चला, पीछा नहीं किया। इसके बजाय वो एक घेरे में घुमा और फैंग झेंग के पास पहुंच गया। मून ब्लेड सिर्फ हवा को ही मार सका। फैंग झेंग ने सोचा कि वो कुछ दूरी बना सका है और जल्दी से खड़ा हो गया। वो खुद को फिर से संगठित करने ही वाला था कि उसने अचानक एक स्वूश की आवाज सुनी। ये एक मुक्के की हवा है। अस्पैल! फैंग झेंग के दिमाग में ऐसा विचार आया। तुरंत बाद उसके कान पर फैंग युआन के मुक्के से जोर से चोट लगी। बम! उस तुरंत लगा कि उसकी ईरुल के सामने अंधेरा छा गया है और एक तेज चक्कर ने उस अपना संतुलन खोने पर मजबूर कर दिया, पूरी तरह से जमीन पर गिर गया। वो 2 सांस से ज्यादा समय तक जमीन पर पड़ा रहा और आखिरकार वो थोड़ा ठीक हुआ। उसकी नजर साफ हो गई। उसने फैंग युआन के 2 पैरों को अपने पास ही देखा। यूज अचानक समझ आया कि उसकी स्थिति कितनी खराब है। वो एक कुत्ते की तरह जमीन पर पड़ा था जबकि फैंग युआनस ऊंचाई से यूज घूर रहा था। कमीन! फैंग झेंग गुस्से में था और उठने की कोशिश की। सबकी एड़ी के सामने फैंग युआन ने अपना दाहिना पैर उठाया और मजबूती से नीचे रखा। बम! फैंग झेंग का सिर जोर से स्टेज से टकराया, जैसे एक पत्थर स्टेज से टकराता है, एक जोर की आवाज निकलते हुए। फक! फैंग झेंग गुस्से में था और फिर से उठने की कोशिश की। फैंग युआन ने ठंडे ढंग से घूरा, एक बार फिर नीचे कुचलते हुए। बम! फैंग झेंग का सिर फिर से स्टेज से टकराया। उसकी खोपड़ी खुल गई और खून लगातार बहने लगा। कमीन! कमीने कहीं के! फैंग झेंग के दांत उसके भींचने से लगभग टूटने वाले और उसकी छाती में जलती आग उसके पूरे शरीर में फैल गई। उसने फिर से अपना सिर उठाया, उठने की कोशिश करते हुए। बम! फैंग युआन का तीसरा कदम नीचे आया। इस बार उसने उसके सिर पर पैर रखना जारी रखा, जाने नहीं दिया। भारी ताकत के नीचे फैंग झेंग का चेहरा जोर से स्टेज के फर्श पर दबा हुआ था। फैंग झेंग का चेहरा लगभग बिगड़ गया था और वो जोर जोर से सांस ले रहा था, बेकार में संघर्ष कर रहा था। यूज लगा कि उसके सिर पर एक बड़ा पत्थर है जो चाहे कितना भी संघर्ष करे, हिलेगा नहीं। हाँ, मैं कैसे भूल सकता हूं, मेरे पास मूनलाइट गू है। निराशा के बीच फैंग झेंग को एक प्रेरणा मिली और उसने मूनलाइट गू के बारे में सोचा। उसके दाहिने हाथ में फिर से चंद्रमा की रोशनी जमा हो गई। लेकिन फैंग युआन कैसे नहीं देखता? एक हल्की आवाज के साथ उसने एक मून ब्लेड फैंग झेंग के दाहिने हाथ पर फायर किया। फैंग झेंग चीख पड़ा। भयानक दर्द ने उसके शरीर को एक आक्षेप में डाल दिया, जैसे उस बिजली का झटका लगा हो।
उसका हाथ लगभग फैंग युआन ने चीर दिया था, उसकी सफेद हड्डियां दिखा रहा था। उसके हाथ पर लगा मूनलाइट गू पहले ही एक बड़ा झटका खा चुका था, वो मौत के कागार पर था। चैप्टर एंड।